अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। प्रोग्राम के पहले इसमें बात करेंगे नून लीग के उस पुराने बयानिए की जिसमें पिछले चंद माह से तसलसल देखने में आ रहा है। अब जो भी अवामी इज्तिमा हो, सोशल मीडिया वर्कर्स कन्वेंशन हो या पार्टी मीटिंग हो, हरफ तनकीद आला अदलिया ही नज़र आ रही है। अब आज भी सरगोदा में मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी ने सोशल मीडिया कन्वेंशन के दौरान खिताब करते हुए अदालत उज़्मा के जजेस को बार बार मुनसफ के नाम से मुखातिब करके काफ़ी तल्ख बातें की। अब क्या उन तकारीर को मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी हिकमत अमली समझना जाना चाहिए? और दूसरी जानब मियाँ साहब का ये भी कहना है कि मुझे पार्टी सदारत से निकालना प्री पोल रिगिंग है। अब इन तमाम पहलुओं पर प्रोग्राम के पहले दो हिस्सों में बात करेंगे और अगले हिस्से में कुछ बैरूनी ताल्लुकात की भी बात करेंगे, कुछ दोस्त ममालिक की बात करेंगे जो पाकिस्तान से खासे खफा देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ आज बनने के लिए किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बाकिर सज्जाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाकिर साहब, ये हम वही बात कर रहे हैं जो कल भी कर रहे थे कि मरीम नवाज साहिबा का जो एक तरह का बयानिया है थोड़ा सा जरहाना होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम मरीम नवाज साहिबा पे आएँ, अगर सर आपकी मैं राय ज़रा ले लूँ, मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब के कहने पे उन्होंने तो ये भी कहा कि आपके जो अदालती फ़ैसले हैं जस्टिस मुनीर से आज तक लेके, और सर जस्टिस मुनीर 50 की दहाई के चीफ जस्टिस साहब थे, वो सुनहरे हर्फ में तो नहीं लिखने वाले, कोई लिखने नहीं वाला, बल्कि कुछ ऐसे फैसले भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ स्या अल्फाज में लिखे जा सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि जी अदालत के फ़ैसलों की तनकीद होनी चाहिए और मुबाहिसा होना चाहिए, फिर भी हमें तफरीक नहीं करनी चाहिए तनकीद में और एक पूरे के पूरे अदारे को डीलिजिटिमाइज करने में। बिल्कुल जी, आप इससे हम कब इख्तलाफ कर सकते हैं। सिर्फ अगर मियाँ साहब की देखें चंद साल पहले जब वो ऑपोजिशन में थे मरकज़ में, तो वो कहते थे यही जुडिशल एक्टिविज़म उनके लिए अच्छी थी। वो कहते थे मैं अदलिया के साथ खड़ा हूँ या करप्ट सियासतदानों के साथ खड़ा हूँ, उनका यही सवाल था। अब आज वो कह रहे हैं कि कौम रो रही है जस्टिस तमीज़ुद्दीन के लिए, जस्टिस मुनीर के लिए। मेरा ख्याल में उन दो जजेस की जो खुशकिस्मती है कि उनके सामने कभी शरीफों का केस नहीं लगा, वरना ये भी उसी तरह आज झगड़ा खा रहे होते जिस तरह के आज के जजेस खा रहे हैं या जिस तरह उनको हदफ तनकीद बनाया हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ पे जो मेरी नज़र में है वो ये है कि आपको अदलिया एक इदारा है, इस पे ट्रस्ट नहीं ख़त्म करना चाहिए। आपका पूरे एक जो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं उसके अंदर इसका एक अपना मकाम है। आपके अपने ग्रीवेंसेस होंगे, अपनी शिकायत होंगी, लेकिन एक आम आदमी ने वहीं पर इंसाफ लेने जाना है। अगर आप उसका एतमाद उस पर ख़त्म कर देते हैं उस इदारे पर, तो फिर आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। आज आप खुश हो रहे हैं कि हज़ारों आदमी, 10,000 आदमी, 20,000, 50,000 का मजमा हमने कर लिया, लेकिन क्या मैसेज जा रहा होगा जब एक आदमी को जब मुश्किलात पेश आएंगी और कोई उसको ये मशवरा देगा कि तुम अदलिया में चले जाओ, वहाँ से जाके तुम इंसाफ लो, तो उसके दिमाग में वो क्या फ्रेम ऑफ माइंड होगा कि जी मैं जाऊँगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा। तो देख ले जो लॉस हो रहा है ना, आप अपने शॉर्ट टर्म गेन्स तो कर रहे हैं, लेकिन जो कौम का लॉस हो रहा है, जो इंस्टीट्यूशंस का कॉन्फ्लिक्ट एक डेवलप हो रहा है, आप उससे तो अपना जरा देखें ना कि इसका लॉन्ग टर्म कॉस्ट कितनी होगी। इसमें कोई शक नहीं है बाकिर साहब, लेकिन आपने ये हवाला भी दिया जस्टिस मुनीर का भी और स्पीकर तमीज़ुद्दीन साहब का भी। मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद फिर भी ये तस्लीम कर लें कि वो फैसला नसीम हसन शाह साहब का जिसकी वजह से इनकी हुकूमत बहाल हो गई, उसको सुनहरे हर्फ में लिखना चाहिए, या वो फैसला जिसमें वो जहाज़ के हाईजैकिंग से बाइज़्ज़त बरी हो गए, उसको भी सुनहरे हर्फ में लिखना चाहिए। तो ये ना उनकी अदालत है और ना उनके दुश्मनों की। लेकिन जहाँ तक आपने आम आदमी की बात की, इस पर तो कोई, और ये दो राय भी ज़रा प्लग कर देते हैं, कोई दो राय नहीं हो सकते कि अदालत को आप डीलिजिटिमाइज नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक आम आदमी को इंसाफ पहुँचाने की बात है, इफ्तिखार चौधरी साहब की मुहिम के बाद वो जो तमाम इख्तियारात हैं वो अब अदालत ने अपने आप को ही सौंप दिए हैं। तो जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म की बात है, जहाँ तक जल्द अज जल्द फैसले करने की बात है, जहाँ तक जो भी आपके आम आदमी है उसको पुलिस की प्रेडेशन से बचाना या वो वकील की मिसलीडिंग से बचाना या संजीदा कानूनी कॉम्प्लेक्सिटी से बचाना, वो सब का सब अब अदालत पर वाजिब है और अदालती इस्लाहात की अशहद ज़रूरत है, सो मोटो से भी शायद ज़्यादा। लेकिन आप
नहीं, वो असल में ये कहने का मकसद है कि हम सब चीजों को अगर इकट्ठा करके देखेंगे तो उससे कंफ्यूजन बनेगी। ठीक है, जो एक्सेस टू जस्टिस का मसला है कि लोगों को इंसाफ मुहैया नहीं होता, लोगों के मसाइल हैं, मेरा ख्याल में अदलिया को भी उस चीज का इदराक है। लेकिन यहाँ पर जो बहस हो रही है वो हो रही है कि जी पॉलिटिकल क्वेश्चंस को, जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स जाके लेके जाए जाते हैं अदलिया में, जिस तरह के फैसले उन पर आते हैं, उन पर अगर आपको इतराज है तो उसकी वजह से आप पूरे इदारे को डीलेजिटिमाइज ना करें। आप अब ये कहते हैं कि अवाम की अदालत ने फैसला कर दिया। आप कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे कहीं भी ढूंढ के दिखाएं अवाम की अदालत की कहीं भी गुंजाइश, आप मुझे, आप खुद वकील है, मैं तो एक लेमैन हूं, लेकिन मुझे कहीं ढूंढ के बता दें। ठीक है, वो इलेक्शन में आपको इलेक्ट कर सकते हैं, आपका काम है लेजिस्लेशन करना, उनका काम है उन फैसलों को आपकी जो लेजिस्लेशन को इंटरप्रेट करना और उन पर अमल दरामद कराना। आप ये नहीं कह के उनसे भाग सकते कि जनाब आपका तो कोई किरदार नहीं है, हम आवाम की अदालत से फैसला ले आएंगे। अगर मेरा और आपका कोई तनाजा है तो बजाय हम कोर्ट में जाने के हम सारे यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके आज ही आप वोटिंग कर दें, हम कौन ठीक है हम में से, क्या वो फैसला आपको काबिल कबूल होगा? इस पे कोई शक नहीं है जनाब। लेकिन इसी नुक्ते पर मरियम नवाज साहिबा की बात सुन लेते हैं। वो आप वाली ही बात कर रहे हैं, अदारे के मुतालिक बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं जरा। ये मजाक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है, ये नवाज शरीफ के साथ नहीं हुआ, ये आपके साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है। अपनी राय मुसल्लत करने का, चाहे वो बंदूक के जरिए हो या वो कलम के जरिए हो, वो आमरीयत है, आमरीयत है। वाह वाह वाह, कैसा इंसाफ है, शाबाश मुनसिफो, शाबाश। मुनसिफ अपने आप को बहाल कराने के लिए अगर अवाम की अदालत में जाएं तो ठीक, अगर नवाज शरीफ वोट की हुर्मत बहाल करने के लिए अवाम की अदालत में जाए तो गलत। यहां तो 5 रुकनी पनामा बेंच का स्क्वाड हर वक्त तैयार रहता है नवाज शरीफ के खिलाफ। एहतसाब करो मगर इस्तेहसाल मत करो, हिसाब करो, इंतकाम मत लो, मुनसिफ बनो, हुक्मरान मत बनो। कहना उनका ये था कि जी बंदूक या कलम, आमरीत आमरीत होती है। मैंने कभी सुना नहीं कभी कि किसी कलम के जरिए कोई आमरीत कायम हुई हो, लेकिन मरियम नवाज साहिबा मुझसे बेहतर जानती हैं। लेकिन एनीवे जनाब, अंदाज जो है वो जराना होता जा रहा है, जैसे जैसे उनके इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अब फैसले आने लगे हैं नैब कोर्ट्स के। अब उन्होंने एक अजीब सी ना कंफ्यूजन बनाई हुई है, कंफ्यूजन की धुंध जैसे। मैं सर अगर आपको थोड़ा सा अगर एक मुख्तसर सा सवाल कर लूं, आपने अभी कहा कि जी इनका काम है कानून साजी करना, उनका काम है फैसले देना। अब डेविल्स एडवोकेट जनाब, मैं इससे शायद इत्तेफाक ना करूं, कुछ दो राय के साथ कुछ तो करना है, क्योंकि हम तो एग्री ही कर रहे हैं। कहना उनका ये है कि जी हम जब कानून साजी भी कर लेते हैं, जब हम इलेक्शन एक्ट 2017 भी ले आते हैं, और वो पर्सन स्पेसिफिक भी नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि जी पैनामा के फैसले से पहले आपकी जो सबसे मकबूल सियासी जमात थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उन्होंने बैठ के ये कानून साजी की कि एक डिस्क्वालीफाइड आदमी सियासी जमात का सरबराह हो सकता है, क्योंकि ये शेख परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत ने आपके कानून पे मुसल्लत की थी, गैर कानूनी तौर पर मुसल्लत की थी। तो इस वजह से अब वो उस शेख को निकाल रहे थे और कोई भी डिस्क्वालीफाइड आदमी अब सियासी जमात का सरबराह बन सकता था। और ये आर्टिकल 17 में आता है, आपके बुनियादी हकूक में आता है, मेरे बुनियादी हकूक में आता है, यानी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। बुनियादी हकूक में आपका है कि आप पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं, बात तो सुने लेकिन ना, आपको हक तो नहीं है ना कि पार्टी का बागर साहब आप बात, मैं वही आपसे सवाल यही करना चाह रहा हूँ कि फिर उन्होंने कहा कि जी जब हमने ये कानून साजी की, वो ठीक है बीच में मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन हमारा हमेशा से ये इरादा था वो बेशक डिस्क्वालीफाई ना भी होते, लेकिन उसको भी अदालत उज़्मा ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब अव्वल तो मेरा जो सिर्फ एक थोड़ा सा रिजर्वेशन है वो ये है कि हमें शायद उस फैसले की डिस्कशन नहीं करनी चाहिए जब तक वो फैसला आए ना। ये कल भी हमने यही बात की थी, अभी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर है, लेकिन बयानिया उनका ये है हम कानून साजी भी जब करते हैं आप नाराज़ हो जाते हैं, हम फिर जब अदालत के बारे में बात करते हैं आप नाराज़ हो जाते हैं। मसला ये है कि आपका जो पार्लियामेंट का थोड़ा सा आपने एक वो जो मैं फॉग ऑफ कंफ्यूजन कह रहा था जो उन्होंने फैलाई हुई है कि पार्लियामेंट के ऊपर कुछ खुद से भी कदगन है, वो
کلی طور پہ سپریمیسی جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل ٹرمز میں ہے، لیکن آپ اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں تو آپ کا جیسے آرٹیکل 142 آپ پہ ریسٹرکشن لگاتا ہے کہ پروونسز کے متعلق آپ لیجسلیٹ نہیں کر سکتے، آپ جو چیز کانسٹیٹیوشن سے منافی ہو آپ اس کو اوپر لیجسلیٹ نہیں کر سکتے، اسلام کے انجنکشنز کے اوپر ہو وہ آپ نہیں کر سکتے، فنڈامنٹل رائٹس پہ ہو. یہاں پر جو پیٹیشنر گئے تھے انہوں نے کہا کہ فنڈامنٹل رائٹس کے بھی خلاف ہے، کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے. تو یہ سارا جو آپ اگر اوورال سینیریو دیکھیں تو آپ نے خود دیا ہوا، اور صرف یہ پاکستان میں نہیں ہے، کل بھی ہم نے پروگرام میں بات کی تھی کہ امریکہ میں بھی یہی سسٹم ہے، انڈیا میں بھی یہی ہے، اور جرمنی اور دیگر ممالک میں بھی ہوگا. یہ چند مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی جہاں پر نہ صرف وہ قانون کو نظر ثانی کر سکتے ہیں، ریویو کر سکتے ہیں، بلکہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو بھی باقی ممالک میں تو یہاں تک دی ہے. صرف برطانیہ میں بالکل وہ پیور جسے کہتے ہیں پارلیمنٹری سپریمیسی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، تو وہاں پر عدالت رائے دے سکتی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن سے انکمپیٹیبل ہے لیکن سٹرائک ڈاؤن نہیں کرتی. ہم امریکن ماڈل زیادہ تر یہاں فالو کرتے ہیں اور وہ ہم نے خود گنجائش دی ہوئی ہے. یہاں کون لے کے گئے یہ کیس؟ پولیٹیکل پارٹیز لے گی نا. آپ کی پولیٹیکل پارٹیز نے سپریم کورٹ کا یہ رائٹ ایکسیپٹ کیا کہ آپ جا کے کریں، اور سپریم کورٹ کے یہ پریسیڈنٹس ہیں، کل بھی ہم نے کوٹ کیے تھے چند کہ انہوں نے پیچھے بھی قانون سازی سٹرائک ڈاؤن کی. اب دیکھیں، اب جب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے اب جا کے فار لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے، 62(1)(f) ہے کون سی ہے، تو یہ میاں صاحب سے آپ پوچھیں اور مریم بی بی سے آپ پوچھیں کہ آپ رہے 5 سال پارلیمنٹ میں، یہ تو آپ کا واقعہ ہوا، تو آپ نے یہ ٹرم آپ کیا کر رہے تھے 62-63 کے ساتھ؟ آپ اس وقت کیوں نہیں ڈیفائن کر دی؟ آپ نے یہ سپریم کورٹ پر کیوں چھوڑا؟ اب تو آپ آگے کہتے ہیں کہ مجھے وہ پورے اس کے پوری لائف ٹائم کے لیے بین کرنے. جب آپ سپیس چھوڑیں گے، جب آپ دوسروں پہ یہ کام چھوڑ دیں گے، یہی کام مسئلہ ابھی وہ آمریت کی بات کرتی ہیں کہ جی ہم آمریت کے جو ہے وہ شیڈوز ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. تو ان سے اگر قوم یہ پوچھے کہ سب لوگوں کی جتنے بھی پیچھے بھی ادوار گزرے، ملٹری نے کوئی نہ کوئی اپنا رول خاص طور پہ فارن پالیسی، سیکیورٹی اور دیگر معاملات میں رکھا، لیکن جتنی کنسیشنز اس دور میں ان کو ملی وہ کبھی پہلے ملی تھی. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں جو ان کی حکومت صاحب کے دور میں تو نہیں، انہوں نے ان کے ساتھ ایک اپنا مینیج کیا ہوا تھا ریلیشن شپ، لیکن اتنا کنسیڈ نہیں کیا جتنا میاں صاحب کی حکومت کے دوران ہوا. یہ آپ نے بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے، اس میں صرف تفصیل میں جائیں گے اگلے حصے میں، اور شاید یہ بھی ڈسکس کر لیں ہم کہ میاں نواز شریف صاحب جب پری پول ریگنگ کی بات کرتے ہیں یا جب باقر سجاد صاحب شیڈوز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے کہنے کی کہ یہ پری پول ریگنگ ہے عدالت عظمیٰ کے ہاتھ. باقر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی بھی کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ پری پول ریگنگ ہوئی ہے 2013 میں، اور میرے مطابق درست اس حد تک کہتی تھی، شاید ریگنگ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن جو ان کے لیے کیمپیننگ انتہائی تنگ ہو گئی تھی کیونکہ ان پہ بے تحاشا حملے ہو رہے تھے، انتہا پسند تنظیمیں جنہوں نے اتنی بے دردی سے ان کو ٹارگٹ کیا تھا، شاید وہ پوری طور پہ انتخابات کے میدان میں نہ آ سکے جس طرح آپ کی سینٹر کی جماعتیں یا رائٹ کی جماعتیں آ سکیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب اس کو شاید کسی اور چشمے کے تھرو دیکھ رہے ہیں کہ جی پری پول ریگنگ ہمارے ساتھ تو اس طرح ہو رہی ہے کہ وہی جو ایک گٹھ جوڑ ہے جس میں کچھ غیر جمہوری قوتیں کھیلتی رہتی ہیں، وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اس لیے پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سینٹ، اور اس میں مریم نواز صاحبہ کا بھی کہنا تھا کہ جی آپ تو ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے، سینٹ میں بھی ہمیں فارغ کر دیا آپ نے. تو کنسپیریسی تھیورسٹ کا یہ کہنا ہے، اور بلکہ کنسپیریسی تھیورسٹ سے بڑھ کے بہت زیادہ کریڈیبل ایڈیٹوریلز کا بھی یہ کہنا ہے. کچھ مشہور آپ کے اخبارات ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ پھر سے ہارس ٹریڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں اگر یہ نون لیگ کے شیر کے تحت نہیں اس الیکشن کو کنٹیسٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد سینٹ میں آ کے پھر بے تحاشا ہارس ٹریڈنگ ہوگی اور ہم واپس چانگا مانگا پہنچ جائیں گے. اور چانگا مانگا بھی ویسے میاں نواز شریف صاحب کی دین ہے، لیکن خیر وہ اور بات ہے. جناب، لوگوں کی
हर तरह की खदशात हैं और किसी हद तक दुरुस्त भी हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को, सिचुएशन को रिव्यू करते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि इसके कहाँ तक मुश्किलात भी हैं, इसके मुज़मरात क्या होंगे और क्या दीगर असरात होंगे, तो लोग उसको ओवरऑल पिक्चर से लेते हैं। मियाँ साहब की जो परसेप्शन है उसके साथ थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूँगा कि जब उनकी तकरीरें सुने तो वो कहते हैं कि पर्सन स्पेसिफिक है सब कुछ एक्शन, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो जब बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो पूरे इदारे के जमहूरी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, वो पूरे का पूरा रप्चर हो जाएगा, आप लोगों को नुकसान होगा। शायद हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इसमें हम सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम इसमें फ़िक्रमंद हो रहे हैं। अच्छा। एक अब अगर कहानी बहुत पीछे से शुरू की जाए, एटलीस्ट के चंद साल पहले से जब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो क्या पाकिस्तान के अंदर से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था? जो पनामा का मसला था, जो रेवलेशंस आई थी, वो पाकिस्तान के अंदर से थी। अपोजिशन का काम जो होता है उस पर भी हमें इख्तलाफ है कि कुछ जमातें अपोजिशन में होते हुए उनका रोल नहीं प्ले कर रही थी। बहरहाल उनका काम है कि गवर्नमेंट को वो चैलेंज करते रहे। उनका राइट भी है कि वो लोगों का भी राइट है कि इंसाफ और बिल्कुल एक क्लीन लीडरशिप मांगे, क्योंकि ये उनके राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करती है। अगर अनक्लीन लीडरशिप आ जाती है तो वो केस उस तरह से प्रोग्रेस किया, अगर उसमें आप फंस गए, अगर आप उसको आप कॉन्स्पिरेसी का रंग देंगे, क्योंकि इशू ये है कि हमारा कुछ हिस्ट्री इस तरह से है कि हमेशा से डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट को अनसेटल किया जाता रहा, तो लोग समझते हैं कि अभी भी शायद उसी तरह से जा रहा है। ये कुछ चेंजेस आ गई हैं, शायद कोई कुव्वतें हों जो पीछे से प्रॉब्लम को उसको क्रिएट करना चाहें। लेकिन जहाँ तक आपने इसकी बात की, सेनेट की, जैसे ये घुमा के इतनी बात करते हैं कि अब समझ भी नहीं आता कि क्या बंदा इस पर राय दे और क्या करे। ये जैसे कहते हैं, बीबी कहती हैं कि जी हम सेनेट से पार्टी को बाहर निकाल दिया गया, मान लिया कि आपकी पार्टी के ऊपर टिकट पे अब कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, वो वहां तक तो उनकी बात दुरुस्त हुई, लेकिन क्या पार्टी इलेक्शन से बिल्कुल बाहर हो गई? वो हरगिज नहीं है। वैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि जब ये प्रोसीडिंग्स भी हो रही थी तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने बहुत एक मशहूर बात की थी, ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी थी कि जी हिंदुस्तान का कोई भी प्रेसिडेंट मेरे सामने ना साइट किया जाए, अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट मेरे सामने ना साइट किया जाए, जब तक आप हर एक पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को एग्जॉस्ट ना कर, उसका हवाला ना दे दें। मैं किसी और दायरा इख्तियार को नहीं देखना चाहता, किसी और जुरिस्डिक्शन की तरफ वो मेरी नज़र से ना गुजरे। लेकिन जो दूसरी बात सर आपने वफादारी की और ये भी, दिस इज़ ऑल फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि जी कहने को तो फारूक लगारी साहब को भी कहते थे कि जी वो बहुत ज़्यादा वफादार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक थरोब्रेड फॉलोअर थे शुरू से आखिर तक, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए मैं अपनी सियासी वफादारियां नहीं देख सकता। तो शायद यहाँ भी कौमी सलामती, इनकी जो कौमी सलामती, इनकी सेनेट की लिस्ट है जिसपे ये जो आज़ाद उम्मीदवार है जिनको PMLN के लेजिस्लेटर्स वोट करने जा रहे हैं, उनमें मुझे कोई इस तरह का सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। रास्ते खुले हैं। आपको लगता है राजा जफरुल हक साहब का जो कहना है कि ये सब वफादारी के मेयार, रास्ते खुले हैं लोगों के लिए, लेकिन मेरा ख्याल में लोगों को इतने भी शक की नज़र से आप ना देखें, लोगों में भी उनकी कुछ ना कुछ पास रखेंगे। जब उन्होंने उनके ऊपर एतमाद किया है लोगों की, वो तो खुद कहते हैं ना कि अवाम के दिलों में से आप मोहब्बत नहीं निकाल सकते, तो अभी आप यहाँ पे इन पे क्यों परेशान हो रहे हैं? ये तो ऐवान बाला के हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, काबिल एहतराम, इन पे तो शक किया ही नहीं जा सकता। मैं बस कह रहा हूँ आपकी जो बात थी कि ये अब सूरत हाल मुमकिन हो गया, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। टेक्निकली अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नजरिए से ये थोड़ा सा भी हट जाए, क्योंकि वो तो ना उनसे एक्सपेक्टेशन है, ना किसी भी हमारे मुंतखब नुमाइंदे से एक्सपेक्टेशन है कि वो किसी ना किसी तरह से अपने सियासी कायद से जरा हट जाएं और खुद से सोच लें, थोड़ी सी भी इंडिपेंडेंट थॉट रखें। आप इसका थोड़ा सा एक और उस तरह से पर्सपेक्टिव भी लें कि अगर ये प्रोसेस को दोबारा से शुरू किया जाता, इलेक्शन कमीशन का ये बहरहाल अच्छा फैसला था कि अगर वो चले जाते कि चूंकि डेट तो एक्सपायर हो चुकी थी टिकट्स जमा कराने की, और वो दोबारा चले जाते हैं कि जी हम ओपन करते हैं, अगर इनको कहते रिव्यू अपना कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दें, तो शायद कुछ और लोग कहते कि जी हमारा हक भी वो रह रहा है, क्योंकि अब आपने एक अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं टिकट्स की, तो व्हाई डोंट वी ट्राई, हम क्यों ना इस रेस में शामिल हो। तो उन्होंने पहले अपना जिस तरह पोजीशन ली है वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था कि इनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, क्योंकि जो जजमेंट में भी लिखा है कि वहाँ पर उनका जो ऑर्डर है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता।
باقی ان کے انہوں نے کینڈیڈیچر کے اوپر افیکٹ نہیں کیا. یہ بیسٹ پاسبل آپشن الیکشن کے پاس تھا. میں نے ویسے بھی آپ کو اس کے اوپر کیویٹ لگایا تھا کہ یہ بہتر یہی ہوتا کہ اس کو سپریم کورٹ کلوز ٹرانزیکشن کے طور پہ کر دیتی, اور یہ جو اب ایک اپرچونٹی دی جا رہی ہے کہ نیریٹو بنایا جائے کہ جی ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے, اگرچہ میں ایسے ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ بھی ان کے پاس سچویشن نہ رہتی. لیکن شاید یہ بھی ممکن تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک نو منتخب سیاسی جماعت کے سربراہ کے ٹکٹس کو منظور کر لیتی اور کہتی کہ جی یہ شیر کے نشان کے ساتھ آگے کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن فریش ٹکٹس ہو جاتے نا, پھر تو میں بھی کہہ سکتا تھا کہ جی میری بھی شاید اب چانس بنتا ہے, آپ آ جاتے ہیں نئی صورتحال میں صاحب شاید مجھے ٹکٹ دے. سینیٹر باقر سجاد کا سخت فائدہ ہوتا. اگلے حصے میں کچھ بیرونی معاملات کی بھی بات کریں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اگلے حصے میں کچھ بیرونی تعلقات کی بات کریں گے. کچھ دوست ممالک کی پاکستان کے حق میں گزشتہ دنوں FATF کے اجلاس میں ووٹنگ کے حوالے سے ہچکچاہٹ دیکھنے میں آئی ہے, جس کے بعد سفارتی حلقوں میں چین اور سعودی عرب سے تعلقات کے حوالے سے مختلف باتیں کی جا رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے پاکستان کے تعلقات میں کیا اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے, اور ساتھ ساتھ پاکستانی ایران تعلقات کی بھی بات کریں گے. جناب, یہ جو فیوژن تھی پچھلے پورے دن کہ جی ایک FATF ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو منی لانڈرنگ کے خلاف یہ ایک عالمی تنظیم قائم ہوئی, پھر انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی مالی معاونت کی پہ پابندیاں لگانے کا ان کا مقصد ہے. تو آپ پہلے اس فہرست میں تھے اور اس گرے لسٹ میں بھی آپ شامل تھے شاید 2015 تک, 2012 سے 2015 تک. اس کے بعد پھر یہ امکانات پھر دیکھنے کو ملے کہ آپ پھر سے شامل ہو جائیں گے. لیکن اس میں پھر آپ کے جو اتحادی ہیں, سعودی عرب کی بات کی گئی, چین کی بات کی گئی کہ وہ بھی اب اس طرح آپ کے شانہ بشانہ نہیں کھڑے ہیں جس طرح وہ ماضی میں کھڑے تھے. تو بتایا یہ گیا ہے جی کہ جون میں ہمیں اب گرے لسٹ میں شامل کر رہے ہیں, لیکن جو انٹرم پیریڈ ہے اس میں ہم پھر FATF کے ساتھ ایک پلان بنائیں گے مشترکہ, لیکن مشترکہ پلان کا نتیجہ پھر بھی یہ ہوگا کہ ہم اسی گرے لسٹ میں شامل ہو جائیں گے. اور کچھ یہ بھی امکانات ہیں کہ ایک تیسری لسٹ ہے بلیک لسٹ, کہ اس بلیک لسٹ میں بھی ہم شامل ہو سکتے ہیں. باقر صاحب, یہ آپ کی یہ ایکسپرٹیز ہے, یہ مجھے بلیک گرے وائٹ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا اس کو آسان کر دیں کہ یہ اس طرح سے ہے کہ جج صاحب کسی کو کنوکٹ کر دیں, اچھا کہیں کہ تمہارا سینٹنس تب شروع کریں گے جب تم ریفارم پلان اپنا دے دو کہ کس طرح سے ٹھیک ہو گئے. تو پاکستان کو کہا گیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ریفارم پلان بنا لو. ٹھیک ہے, تو ہم آپ کو جو نیکسٹ جون میں ان کی پلینری, ان کی 3 دفعہ میٹنگز ہوتی ہیں. FATF ایک گلوبل باڈی ہے جو G7 نے بنائی تھی, اس کی تو کچھ 36-37 ممبران ہیں. تو وہ اینٹی ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے اوپر دیکھتی ہے. ان کو پاکستان کے بارے میں خدشات تھیں کہ اقوام متحدہ کی جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کی لسٹ ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. پاکستان نے کچھ اقدامات لیے, لیکن امریکہ نے ابھی یہ موو شروع کی تھی, یہ امریکن موو تھی. ہم نے جلدی میں اس کو سیلیبریٹ کر دیا کہ جی ہمیں 3 مہینے کی مہلت دے دی. 3 مہینے کے بعد دوبارہ سے, ٹیکنیکلی اس کا مطلب یہ تھا جو خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ 3 مہینے بعد آپ اس مسئلے کو دیکھیں گے, ابھی یہ مسئلہ رک گیا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بعد امریکہ پھر سے ایکٹیو ہو گیا, مائٹی پاور ہے. اس کے ساتھ 3 اور بڑے ملک شامل تھے, برٹن شامل تھا, فرانس, جرمنی شامل تھا. تو انہوں نے جن 3 ممالک نے ہماری کچھ بچت کرائی اس راؤنڈ میں, چائنا, ٹرکی اور سعودی عربیہ, ان پہ کام کیا. تو چائنا اور سعودی عربیہ نے الٹیمیٹلی جا کے امریکہ کی حمایت کر دی اور یہ ایگری ہوا کہ اب جون سے کریں گے. اب جو بات یہاں پاکستان میں نہیں ہو رہی کہ چین اور سعودی عربیہ ہمارے درینہ ساتھی, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ ہماری اچھی دوستی ان 2 ممالک سے ہے. تو انہوں نے ہمارا ساتھ کیوں آخری وقت پہ مشکل میں چھوڑ دیا؟ جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں, جو ابھی ہم غیر مصدقہ ہی کہہ لیں کیونکہ کچھ بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہے. سوری باقر صاحب, وہ ہمارے درینہ ساتھی ہیں یا ہم ان کے درینہ ساتھی ہیں؟ کیونکہ اپنے کام تو وہ نکال لیتے ہیں. تعلقات
अच्छे हैं, हमारे सबसे अच्छे, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, तो ब्लैक एंड व्हाइट पे तो उस तरह से कुछ नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहां पे इंड्यूसमेंट्स, लालच भी दी गई और धमकाया भी गया। सऊदी अरेबिया को धमकाया गया कि आपका केस फुल मेंबरशिप के लिए, सऊदी अरेबिया का तो मैं वजाहत कर दूं कि वो जीसीसी का वोट कंट्रोल कर रहे थे यहाँ पे, और जीसीसी के बिहाफ पे दिया था कि आपकी फुल मेंबरशिप अगले जो प्लेनरी है उसमें ड्यू है, वो उसमें मसाइल आ जाएंगे अगर आप ने पाकिस्तान की हमायत न छोड़ी। तो उन्होंने उस प्रेशर में आके छोड़ दी। चाइना को कहा गया कि आपको हम वाइस प्रेसिडेंटशिप दे देते हैं, तो वो उनको वाइस प्रेसिडेंटशिप मिलने लगी है। चाइना बड़ा मुल्क है, लेकिन उसके लिए ये प्रेस्टिजियस पोजीशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नायब सदर भारी पड़ गया जी, चीन जैसे मुल्क पे। उन्होंने कहा कि कर ले, लेकिन चीन का अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि हमें एक मसला है भूल जाने का, कि आज हमने बात की कल हम भूल गए। अभी हमको, मैं आपको बहुत पीछे नहीं लेके जा रहा हूँ, पिछले सितंबर की बात कर रहा हूँ। चीन के शहर में एक वहाँ पे एक ब्रिक्स एक और इदारा है जो को 5-6 बड़े ममालिक हैं, इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज उनका इदारा है, तो वहाँ पर भी चाइना ने हमारी सपोर्ट नहीं की थी, और कंसर्न में शामिल थे जिन ममालिक ने कंसर्न शो की कि पाकिस्तान में यही ग्रुप लश्कर तैयबा, ये और कुछ ग्रुप की वजह से खतरा है। ये सारी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जी चीन के साथ ये किया गया, सऊदी अरब के साथ ये किया गया, और अमेरिका इसमें लीड ले रहा था। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, आपने देखा होगा कि एक फिर बयानिया है जो बहुत ज्यादा ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट पे भी फोकस कर रहा है कि देखें जी इन्होंने जल्दी जश्न मना ली और फिर देखें फिर क्या कुछ हुआ। मैं बस कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि उस ट्वीट के भी बावजूद, और ये सऊदी अरब और चीन और उनके साथ जो भी कुछ ऑफर किया गया कि जी आप इस लालच में आ जाएं और पाकिस्तान के हाँ में ना हाँ मिलाएं, उन तमाम चीज़ों के बावजूद शायद पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि अगर तमाम ममालिक एक तरफ यकजहत होकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये एक इशू है, तो फिर क्या हमारी अपनी रियासत को कुछ वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए? जी, मैं ये तो आपकी तरफ आ रहा था वही कि कला दम तंजीमें जो हैं इनका क्या फ़ायदा है बाकिर साहब। ये शायद ब्रेक के बाद हम बात कर लें, क्योंकि अभी बात ज़रा कम है, शायद तभी ना बात करें। लेकिन कलादम तंजीमें जो अब इस तरह बिल्कुल ही एक फांसी का फंदा बन गई हैं, और वो फंदा भी अब तंग से तंग होता जा रहा है। सर दे सर्व नो यूटिलिटी, आपने ये बीज बोए हैं, लोग एग्री करते हैं, फौज में लोग एग्री करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा ना बाकिर साहब। और एक और भी बात है कि और दूसरा, ख्वाजा आसिफ के ट्वीट से शायद उस तरह फर्क ना आए। आपने तो पूरी तौर पे कार्रवाई करनी है ना इन तंजीमों के खिलाफ। वो ख्वाजा आसिफ साहब तो जाके नहीं कार्रवाई कर सकते, वो तो आपके कुछ रियासत के अदारे ही हैं ना जो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो इतनी देर से बैठे हुए हैं। और फिर हम कहते हैं कि जी ये ऑर्डिनेंस में शामिल हैं, ये वाले शामिल नहीं हैं, फिरका वराना तंजीमों के खिलाफ हम जाएंगे, लेकिन जो बाकी ममालिक को अपसेट करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं उनके खिलाफ हम नहीं जाएंगे। ये सिर्फ तफरीक करना ये हम छोड़ दें। ये जो FATF है या जो ब्रिक्स की ये जो समिट है, ये तमाम चीज़ें भी, इंटरनेशनल प्रेशर हमेशा रहेगा, लेकिन उनके लहजे में नरमी ज़रूर आएगी। 10 साल से आप ये कह रहे हैं कि आप वॉर ऑन टेरर में कितना कुछ आपने कुर्बानियाँ दी, क्योंकि आपने दी थी, लेकिन अब उस बयानिए में भी अब कोई 10 साल होने को देखने को मिल रहे हैं। यू नाउ नीड टू ऑपरेट अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स एट द सेम टाइम विद द सेम फोर्स। तो शायद मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, आप तो बिल्कुल सही। आप सर आपका जवाब अगर वक्फे के बाद ले लें आपकी इजाजत के साथ। स्टे विद अस, बात इसी पे करेंगे। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के साथ उतार चढ़ाव की। बाकिर साहब, आप अब शामिल होने को जा रहे हैं इस ग्रे लिस्ट में, और बेशक जैसा भी आपने बयानिया बना लिया कि जी खारजा पॉलिसी आपकी इंतहाई कमज़ोर है, खारजा पॉलिसी के नुमाइंदे आपके इंतहाई कमज़ोर हैं, सऊदी अरब हल्का पड़ गया, चीन हल्का पड़ गया, बीच में सिर्फ टर्की आपके साथ खड़ा रहा, उस तमाम कहानी के बावजूद जनाब शायद अपने, एंड आई डोंट लाइक दिस एक्सप्रेशन, लेकिन इस बार गिरेबान में झांकें। अगर बैनुल-अक़वामी राय ये अब हो गई है, यकजहत हो गई है, मुतहद हो गई है कि आप इन कलादम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और ये ना सोचें कि वो इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ हैं या किसी बैरूनी दारुल हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, बस आप इन तंजीमों का गढ़ ना बने, उन तमाम चीज़ों को रद्द करें। भाई आपकी कार्रवाई का ही नाम है ना रद्दुल फसाद,
तो फसाद को इस मुल्क से ख़त्म किया जाए, पॉलिसी में एक पूरी तौर पे तब्दीली लाई जाए, ये मुमकिन नहीं है? पॉलिसी में तब्दीली हम लाने के लिए जो इस वक्त मेरे ख्याल में मैं जो समझता हूँ कि नई जो आपको मैं फिक्र दे सकता हूँ कि हमें इस चीज़ से अब जो वाक़या हुआ है कि चाइना और सऊदी अरेबिया ने भी हमारे ख़िलाफ़ वोट दिया FATF में, उससे ये आना चाहिए कि हमारी जो भारत सेंट्रिक सोच है ना कि जी वो सारे मसाइल हमारे लिए खड़े करते हैं, ये जो बयानियाँ है कि ये दहशतगर्दी का गढ़ है, ये भारत की तरफ से जनरेट किया हुआ है, ये अमेरिका को भारत इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमें अब उससे ज़रा बढ़ के सोचना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये जो बैनुल-अक़वामी आवाज़ों का कोरस है ये अब शदीद तर होता जा रहा है और सबका यही बयानिया है। और लोग ये समझते हैं कि हम जो है पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम सिर्फ अपने खिलाफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट पर हैं, जो तंजीमें उन पे नहीं करते, हल्का हाथ डालते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी देखें तो यहाँ पर भी बहुत सी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी इलेक्शन कमीशन के लिस्ट पर है, जो इलेक्शन कमीशन ने अभी अपडेट की थी अपनी लिस्ट, ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 आया था, उसके बावजूद वो तमाम हर्डल्स जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्रॉस करने में उनको मुश्किल हुई, जिसके अभी तक फिर उनको रिव्यूज करवाने पड़े, ये क्रॉस करके वहाँ आ गई। तो हमें अक्रॉस द बोर्ड वो बात आप वाली रिपीट करने की है कि ना देखें कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं या बाहर किसी मुल्क को पहुंचा रहे हैं, यह अब चीज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल है कि मैं नहीं कह रहा कि हम उनको स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन ये कहने का मकसद है अगर वो हमारी ज़मीन से जाते हैं, लोग ये नहीं कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं था। हम कहते हैं हमारी अमलदारी पूरे मुल्क पर है। अगर हमारी अमलदारी पूरे मुल्क पर है, कोई ऐसा ग्रे एरिया नहीं हमारे मुल्क में है, तो फिर ये दहशतगर्द तंजीमें किस तरह बात जाती हैं, किस तरह से कार्रवाई करती हैं? ठीक है लोग झूठ बोलते होंगे, लेकिन किसी हद तक झूठ बोलते होंगे ना। कि हमने कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव है FATF की, ये आपका जो सबसे बड़ा इदारा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये उसकी फ्रेज है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव है। अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव है तो चाइना और सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो गए। फिर आप ये तस्लीम कर लें कि अब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। बस यही वाकिर साहब, जब आप इस तरह की बात करते हैं तो उसके बाद तो कोई इनहराफ करने की गुंजाइश ही नहीं रहती, कोई इख्तलाफ करने की ही नहीं गुंजाइश रहती, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब सिर्फ यही रह गया है कि आप इस बात को तस्लीम कर लें कि सारी की सारी दुनिया आपके खिलाफ है। लेकिन आपने दिलचस्प बात की शुरू में कि जी ये एक इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी से फ्लो करती है। मैं तो कहता हूँ जनाब आप बेशक इंडिया सेंट्रिक रहें, आप इंडोनेशिया सेंट्रिक बन जाएं, लेकिन कलादम तंजीमें रखने का कोई बस वजाहत कर दूं कि कोई और गलत मतलब इसका न ले। इंडिया सेंट्रिक से मुराद है कि हम जो ये सोचते हैं कि ये सब नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की वजह से हो रहा है, अब हमें उस सोच से बाहर निकलना है। अगर आपको जो इंडिया सेंट्रिक थ्रेट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कि ये सारा जो प्रोपेगेंडा इंडिया से फ्लो कर रहा है या इंडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है वर्ल्ड ओपिनियन को, उस चीज की बात करो कि हमें वो देखना चाहिए। हमारे दोस्त ममालिक भी इस तरह से सोच रहे हैं। साथ में एक और भी चीज है कि जब एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला होता है, जब इस तरह का बहुत बड़ा सानिया होता है, तो फिर से कौम कहती है कि जी आप कुछ करें, और फिर रियासत हरकत में आ जाती है, लेकिन फिर उसके बाद होता नहीं है। वही कलादम तंजीमें जिनको कलादम करार दिया जाता है, वो फिर एक नए रूप के जरिए ऑपरेट करना शुरू हो जाती हैं, या वो फ्रंट तंजीमें खोल देती हैं और फिर उनके जरिए इंतखाबात में भी हिस्सा लेती हैं। जिस तरह आपने कहा, अभी हवाला भी दिया कि 2 ऐसी तंजीमें हैं जो मकबूल भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो कहने का यही मकसद है जनाब कि पूरी तौर पे कार्रवाई करें, लेकिन इस बार कार्रवाई को सस्टेन्ड होना चाहिए, बैनुल-अक़वामी प्रेशर का नतीजा नहीं होना चाहिए, किसी दहशतगर्द हमला का नतीजा नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा बन सकता है। ये हमारे अंदर एक रियलाइजेशन रही है, लेकिन अल्फाज तक रही है। अगर आप कैनी साहब के खास तौर पे मैं उस वक्त के जिक्र करूं तो वो बार बार उनकी स्पीचेस में आता था कि ये जंग हमारी जंग है। लेकिन इसी पॉइंट पे बाकी साहब, क्योंकि वक्त हमारा कम हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने भी साथ दिया, भरपूर साथ दिया। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकर साहब को भी अपनी राय से आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के जरिए। कल तक इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।